हेलो, वेलकम टू द चैनल ऑफ राइज अप एकेडमी। तो आज का आपका केमिस्ट्री का चैप्टर है मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। ठीक है, तो आज आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे। बेसिकली ये चैप्टर थोड़ा सा आपका बड़ा चैप्टर है, तो इसको आप 2 या 3 पार्ट में कवर करेंगे। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ते हैं हम। तो इंट्रोडक्शन में क्या है कि देर आर 118 एलिमेंट प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल, आउट ऑफ विच 98 आर नेचुरली अकरिंग। कि आपकी जो पीरियोडिक टेबल है आज के टाइम पे, उसमें 118 एलिमेंट है। यानी आज के टाइम पे 118 एलिमेंट है जो कि हम डिस्कवर कर चुके हैं। उस 118 एलिमेंट में से 98 एलिमेंट, 98 एलिमेंट ऐसे आपके जो कि नेचर के अंदर मिलते हैं, नेचुरली करेंगे। बाकी मैन मेड है, ये आपके क्या है, नेचुरल फॉर्म में नेचर में मिलते हैं। ठीक है, अब 118 एलिमेंट आपके, उसमें से जो 91 एलिमेंट है, 91 एलिमेंट है, वो तो आपके हैं मेटल्स। 7 एलिमेंट है वो आपके हैं मेटलॉइड। तो 91 और 7 98 हो गए, 118 टोटल है। तो बाकी जो 20 एलिमेंट बच गए वो आपके क्या है, नॉन मेटल्स। अगर मेटल्स की बात करते हैं आप, तो जो सारे मेटल्स है लगभग सॉलिड होते हैं, सिर्फ एक मेटल को छोड़ के, जो कि आपके रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। वो कौन सा है, वो आपका मरकरी। ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि कौन सा मेटल रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में मिलता है, तो होता है मरकरी। सेम ऐसे ही जो नॉन मेटल्स अपने, वो सॉलिड होते हैं या फिर गैस होते हैं। लेकिन एक नॉन मेटल ऐसा है जो कि आपका क्या है कि लिक्विड स्टेट में मिलेगा रूम टेम्परेचर पे, और वो कौन सा होगा, आपका ब्रोमीन। तो इस चैप्टर में जो जनरल ट्रेंड्स है, उनसे ज़्यादा जो एक्सेप्शंस है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपसे ये नहीं पूछेंगे कोई भी, बहुत रेयर चांस है कि मेटल्स है वो किस स्टेट में होते हैं, सॉलिड। इसके चांसेस कम है पूछने के, लेकिन ये पूछ सकते हैं आपसे कि ऐसा कौन सा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो एक्सेप्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। उसके बाद हम पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कि मेटल और नॉन मेटल एक प्रॉपर्टी है, उसको हम कंपैरिजन करते हुए चलेंगे, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए कि मेटल कौन सी प्रॉपर्टी मेटल शो करता है और नॉन मेटल वो प्रॉपर्टी शो नहीं करती, या कौन सी प्रॉपर्टी नॉन मेटल शो करती है जो कि मेटल नहीं करता। ठीक है, तो सबसे पहले आपका प्रॉपर्टी आती है मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। अब मेलिएबिलिटी क्या होती है कि मेटल की वो प्रॉपर्टी जिसमें उसको पीट पीट की किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, थिन शीट्स में। मेटल की वो प्रॉपर्टी जिसमें मेटल को किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, थिन शीट के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा। जैसे कि हम देखते हैं कि जो आपकी टीन होती है उसकी शीट लगी होती है छत के ऊपर, छत की जगह पर वो लगा देते हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टी मेटल की जिसमें मेटल को पीट पीट के उस पर प्रेशर डाल के उसको थिन शीट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और एक प्रॉपर्टी होती है आपकी डक्टिलिटी। डक्टिलिटी में क्या होगा कि मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें मेटल को पीट पीट के उसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, थिन वायर में। किस में, थिन वायर में। कि जो आपके वायर्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल वायर्स, वो किसके बने होते हैं, मेटल के। तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है जिसमें मेटल को थिन वायर में कन्वर्ट कर दिया जाए, वो डक्टिलिटी। तो यानी जो मेटल्स है वो आपकी डक्टाइल भी होते हैं और मेलिएबल भी। यानी मेटल्स आपके मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी दोनों प्रॉपर्टी आपके शो करते हैं। जैसे एग्जांपल है कि सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, गोल्ड, ये सारे के सारे आपके मेलिएबल और डक्टाइल है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि सबसे ज़्यादा मेलिएबल या फिर डक्टाइल मेटल कौन सा है, तो आपका होता है गोल्ड। गोल्ड ही सबसे ज़्यादा मेलिएबल है और गोल्ड ही सबसे ज़्यादा डक्टाइल है। ठीक है, तो इसमें लिख भी रखा नोट में कि गोल्ड इज मोस्ट मेलिएबल मेटल एंड डक्टाइल मेटल। डक्टाइल भी गोल्ड ही है। गोल्ड का जो 1 ग्राम होता है, 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबी वायर बन सकती है। 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबी वायर बन सकती है। तो ये तो अपने पढ़ी मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी मेटल के बारे में। अगर आप इसी को नॉन मेटल के बारे में पढ़ते हैं, तो जो नॉन मेटल्स है वो मेलिएबल भी नहीं होते और ना ही डक्टाइल होते। ना वो मेलिएबल और ना ही डक्टाइल, वो ब्रिटल नेचर के होते हैं। मतलब अगर उन पर अपन ने प्रेशर डालना स्टार्ट किया है उसके अपन ने, तो क्या हो जाएंगे, वो टूट जाएंगे पीसीज के अंदर। तो वो ब्रिटल नेचर के होते हैं। ठीक है, अब मेटल के अंदर भी एक मेटल ऐसा है जो कि थोड़ा सा कम मेलिएबल डक्टाइल होता है। वो कौन सा, आपका जिंक, जो कि ब्रिटल नेचर का होता है। अगर उस पर अपन ने ज़्यादा उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करी तो वो भी टूट जाता है। तो ये एक्सेप्शन है कि कौन सा मेटल है या कौन सा आपका मेटल है जो डक्टिलिटी या फिर मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी शो नहीं करता ज़्यादा, वो आपका जिंक। ठीक है, उसके बाद आता है कंडक्टिविटी। तो जो मेटल्स है वो आपके बढ़िया कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, इसीलिए उनके आप तारे बनाते हैं ताकि एक जगह से दूसरी जगह कंडक्ट कर सके हीट इलेक्ट्रिसिटी को। तो आपका जो सिल्वर है वो सबसे बढ़िया कंडक्टर है,
उसके बाद कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम और आयरन, ये सारे तो आपके मेटल्स होते हैं, वो बढ़िया कंडक्टर होते हैं। अब एक बार पेपर में क्वेश्चन आ रखा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैव मिनिमम रेजिस्टेंस, कि इनमें से कौन सा मेटल है जिनका सबसे कम रेजिस्टेंस होगा। अब सीधी सी बात है, रेजिस्टेंस क्या होता है कि आपका जो करंट के रास्ते में रुकावट है एक टाइप से, कि करंट को जो रोकता है, अपोज करता है। तो मिनिमम रेजिस्टेंस होगा, इसका मतलब मैक्सिमम उसके अंदर करंट फ्लो करेगा। अगर मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा तो यानी वो सबसे बढ़िया कंडक्टर होगा। तो सबसे बढ़िया कंडक्टर अपना कौन सा है? सिल्वर। तो सिल्वर ऐसा है जिसका मिनिमम रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो आपका लेकिन दो मेटल ऐसे होते हैं जो कि आपके कम होते हैं, ना तो कंडक्टर है वो पुअर होते हैं, कि कम शो करती है इस प्रॉपर्टी को। वो कौन से? आपके लेड और मरकरी। लेड और मरकरी आपके पुअर कंडक्टर होते हैं, ठीक है। अगर इसी प्रॉपर्टी को आप बात करें नॉन मेटल के बारे में, तो जो नॉन मेटल्स होती है वो बैड कंडक्टर होती है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी की, वो कंडक्ट नहीं करती। लेकिन एक्सेप्शन है एक। अब जो ग्रेफाइट है वो आपका क्या है? कार्बन का एलोट्रोप है और कार्बन नॉन मेटल है। तो ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि आपकी बढ़िया कंडक्टर होती है हीट और इलेक्ट्रिसिटी की, इसलिए उसको आप इलेक्ट्रोड बनाने में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला है कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो जो मेटल्स है उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होता है। जैसे कि आयरन है 1535 डिग्री सेल्सियस, कॉपर का 1083 डिग्री सेल्सियस, ये थोड़ी बहुत वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है। लेकिन कुछ मेटल्स आपकी ऐसे भी होती है जिनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। आपको ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट याद नहीं करने, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि किसका कम होता है किसका ज़्यादा होता है। जैसे गैलियम है, सीजियम है, सोडियम, पोटेशियम, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। जैसे गैलियम और सीजियम, इसका मेल्टिंग पॉइंट 30 और 28 है, तो आप अगर हाथ पे रखेंगे तो ये उसमें ही पिघल जाएगी। तो नॉर्मली मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है लेकिन इनका कम होता है, एक्सेप्शन है ये। अगर इस प्रॉपर्टी को अपन नॉन मेटल में देखें तो जो नॉन मेटल है उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं वैसे नॉर्मली, लेकिन उनमें एक्सेप्शन है कि आपका जो डायमंड है, डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट मेटल से भी ज़्यादा है। जैसे कि मेटल्स का आयरन है 1535 डिग्री सेल्सियस इसका, लेकिन अगर डायमंड की बात करें तो 3500 से 3600 डिग्री सेल्सियस होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट। सेम ऐसे ही ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो ग्रेफाइट और डायमंड ऐसे हैं, एक्सेप्शन है, जिनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मेटल से भी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है डेंसिटी। जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स की डेंसिटी ज़्यादा होती है, लगभग 7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन कुछ मेटल ऐसे हैं जिनकी डेंसिटी कम होगी, जैसे सोडियम और पोटेशियम, जिनकी 1 ग्राम से भी कम होती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से भी। सेम ऐसी नॉन मेटल की बात करें तो मेटल की ज़्यादा डेंसिटी है तो नॉन मेटल की कम होगी, अपोजिट नेचर उसका। लेकिन एक्सेप्शन है सिलिकन। सिलिकन की बाकी नॉन मेटल से थोड़ी ज़्यादा होती है, 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि सिलिकन आपका एक मेटलॉइड है तो इसमें थोड़ी बहुत मेटल की प्रॉपर्टी भी आएगी, ठीक है। उसके बाद आपके जो मेटल्स है वो आपके हार्ड होते हैं, वो अपने ऊपर बहुत सारा वेट रख सकते हैं, बियर कर सकते हैं, मेटल्स आपके हार्ड होते हैं। लेकिन कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो कि आपके क्या है कि उनको आप चाकू से भी काट सकते हैं, वो इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। कुछ मेटल्स क्या है कि जिनको आप चाकू से भी काट सकते हैं। इसमें आपके कौन से हैं? आपका सोडियम है, पोटेशियम है और लिथियम है। इसमें एक लेड लिखा हुआ था, वो गलती से लिखा हुआ था। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, ये आपके क्या है जिनको चाकू से भी काटा जा सकता है, इतने सॉफ्ट होते हैं। अगर नॉन मेटल की बात करें तो मोस्टली नॉन मेटल सॉफ्ट होती है, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन में वही बात है, डायमंड। अब तक का जितने भी आप सब्सटेंस को जानते हैं सबसे हार्ड सब्सटेंस मेटल से भी ज़्यादा, वो आपका कौन सा? दुनिया का डायमंड। उसके बाद जो मेटल्स है उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ आपकी अच्छी होती है, ज़्यादा होती है, इसलिए जो रेलवे ट्रैक्स है, ब्रिजेज, डैम्स है, इसलिए उनको बनाने में आप मेटल्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि मेटल अपने ऊपर बहुत सारा वजन सहन कर पाते हैं। लेकिन अगर नॉन मेटल की बात करते हैं तो नॉन मेटल आपकी ब्रिटल होती है, अगर उनके ऊपर अपन ज़्यादा वजन रख दिया तो वो टूट जाएंगी, तो इसलिए उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है। अगर फिर आप और बात करें कि जो मेटल्स है, मेटल्स के अगर यहाँ पर हैमर से मारे कोई चीज़ से तो मेटल साउंड प्रोड्यूस करती है, और जो साउंड प्रोड्यूस करने वाली प्रॉपर्टी है, इसी का नाम क्या है? प्रॉपर्टी का नाम क्या है? सोनोरस। कि जो मेटल्स है अगर उसको आप किसी चीज़ से मारते हैं तो वो साउंड प्रोड्यूस करती है। जैसे इसका सबसे बड़ी एग्जांपल कि जो स्कूलों में घंटी होती थी, लोहे की घंटी, कि एक पीरियड हो गया, दूसरा पीरियड हो गया, तो पूरे स्कूल में सुनती थी, तो कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ हो रहा था वहाँ पे? सोनोरस।
या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, गिटार वगैरह है, सितार, वीणा वगैरह, उसमें आप जो वायर है वो मेटल की यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि सोनरस प्रॉपर्टी यूज़ होती है वहाँ पे भी, ये क्वेश्चन आ रखा पेपर में। लेकिन अगर आप नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल ऐसी कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं करती इतनी ज़्यादा, अगर आप उसको किसी चीज़ से मारे, हैमर वगैरह से। तो उसके बाद जो मोस्टली मेटल्स है उनका जो कलर होगा वो या तो ग्रे कलर का होगा या फिर सिल्वर कलर होगा उनका। अब इसमें भी एक्सेप्शन कि जो कॉपर होता है वो रेड ब्राउन कलर का है और जो गोल्ड है वो आपका येलो कलर का। अगर आप नॉन मेटल की बात करते हैं तो नॉन मेटल्स के लगभग अलग अलग कलर होते हैं, उनका कोई एक स्पेसिफिक कलर नहीं होता सभी नॉन मेटल्स का। जैसे ब्रोमीन ब्राउन कलर की, क्लोरीन येलो कलर, सल्फर येलो कलर, फॉस्फोरस आपके 3 कलर है, रेड, वाइट और ब्लैक। ठीक है। उसके बाद मेटल्स आपकी जो मेटल्स के अंदर आपकी चमक होती है, मेटल्स मोस्टली मेटल्स है लस्टरस और शाइन, कि मेटल के अंदर खुद की चमक होती है, इसलिए जो महंगी चीज़ें हैं उसको बनाने में मेटल्स का यूज़ किया जाता है। जो ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, स्टैचू वगैरह है वो मेटल से बनाया जाता है, क्योंकि उसके अंदर चमक होती है जो दिखने में अच्छी लगेगी। और लेकिन अगर नॉन मेटल की बात करते हैं आप तो नॉन मेटल आपकी डल अपीयरेंस की होती है, उनके अंदर ऐसी कोई चमक नहीं होती। लेकिन एक नॉन मेटल ऐसी है कि आपकी, जो कि कौन सी है, आयोडीन, जो कि आपकी लस्टरस होती है। तो क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल हैव लस्टरस इन नेचर, कि किस नॉन मेटल के अंदर चमक होती है, तो आपकी है आयोडीन। अब कई बार एक माइंड में क्वेश्चन आता है कि जो डायमंड है, अब डायमंड भी तो नॉन मेटल है लेकिन डायमंड के अंदर तो चमक है, तो डायमंड के अंदर खुद की चमक नहीं होती, डायमंड में खुद की चमक नहीं होती, उसके अंदर आपका एक फिनोमिना होता है जिसका नाम है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसकी वजह से उसके अंदर लस्टरस नेचर आता है। तो डायमंड की खुद की चमक नहीं होती कभी भी। ठीक है। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी है कि जो मेटल्स आपके वो आपके सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे मोस्टली। एक मेटल ऐसा है जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, जो कि आपका मरकरी है, जो पेपर में पूछा भी जा चुका है। अगर नॉन मेटल की बात करते हैं सेम प्रॉपर्टी के बारे में कि जो नॉन मेटल है वो आपकी या तो सॉलिड होंगी या फिर गैस होगी। लेकिन एक नॉन मेटल ऐसी है जो लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे, जिसका नाम क्या है, ब्रोमीन। ठीक है। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज़ थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपकी, सिंपली मेटल नॉन मेटल की, जिसको अपने मेटल नॉन मेटल दोनों को साथ साथ पढ़ा एक दूसरे से रिलेट करके, ताकि आपको और अच्छे से याद होगी। ठीक है। उसके बाद बात आती है अबंडेंस ऑफ एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, कि कौन सा एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में कितनी मात्रा में पाया जाता है। तो जो सबसे पहले आपका सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, आपका ऑक्सीजन, जो कि लगभग 49.1%, लगभग आधा आपका जितने भी टोटल एलिमेंट आपके पाए जाते हैं उसका लगभग 50% के आसपास आधा ही पाया जाता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन आपका क्या है, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है जो अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। जो दूसरा मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है वो कौन सा है, फिर दूसरे नंबर पे कौन सा मिलता है, वो आपका सिलिकन 28.1%। तीसरे नंबर पे आपका आता है एल्यूमिनियम 7.8% की थर्ड अबंडेंट एलिमेंट। लेकिन अगर बात करते हैं आप मोस्ट अबंडेंट मेटल, अब ऑक्सीजन है और सिलिकन, ये तो आपके नॉन मेटल है, तो मोस्ट अबंडेंट मेटल कौन सा होगा, फिर एल्यूमिनियम। अगर आपसे पूछ ले कि मोस्ट अबंडेंट मेटल अर्थ क्रस्ट में कौन सा मिलता है, तो आपका आएगा एल्यूमिनियम। उसके बाद आयरन आपका वो 4% पाया जाता है, जिसको आप ये भी बोल सकते हैं फोर्थ मैक्सिमम अबंडेंट एलिमेंट या सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल, कि मेटल के अगर देखे तो दूसरे नंबर पे आएगा ये, इससे ऊपर एल्यूमिनियम है ज़्यादा, तो फिर फॉस्फोरस, फिर सल्फर। ठीक है। उसके बाद आप बात करते हैं मेटल्स की, कि मेटल्स क्या होते हैं। वे एलिमेंट, हाइड्रोजन को छोड़ के, वे एलिमेंट जो कि इलेक्ट्रॉन को छोड़ के पॉजिटिव आयन बनाते हैं, ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को छोड़ के पॉजिटिव आयन बनाते हैं, ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, मेटल्स। अब वैसे तो हाइड्रोजन है वो भी लॉस करता है, लेकिन ये एक्सेप्शन है, हाइड्रोजन आपका नॉन मेटल होता है। अब ये क्या करते हैं, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, कि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ के अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज अटेन करते हैं। अब जो मोस्टली मेटल्स है उनकी आखिरी शेल में आपको वैलेंस शेल में या तो एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा या फिर 2 या फिर 3। जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पे सोडियम है, इसकी आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, मैग्नीशियम में 2 है, पोटेशियम में 1 है, गैलियम में 3 है। तो मोस्टली की मेटल्स की जो शेल है उनकी जनरली 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं उनकी वैलेंस शेल में। ठीक है। उसके बाद अबंडेंस की आप बात कर चुके हैं, सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम, फिर आयरन, उसके बाद आपका कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम।
उसके बाद आती है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या होती है कि वे एलिमेंट जो कि इलेक्ट्रॉन को लेके नेगेटिव चार्ज अटेन कर लेते हैं, नेगेटिव आयन बनाते हैं, जिनको आप अनायन भी बोलते हैं। पॉजिटिव चार्ज आयन को आप बोलते हैं कैटायन और नेगेटिव चार्ज आयन को आप बोलते हैं अनायन। तो वे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को लेके नेगेटिव आयन बनाते हैं, तो आपके कौन से होते हैं? नॉन मेटल्स। दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, कि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को लेके नेगेटिव चार्ज अटेन कर लेते हैं। ठीक है, तो कार्बन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, आयोडीन, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जो नॉन मेटल्स होंगी उनकी आखिरी शेल में आपको क्या होगा कि आपको 4, 5, 6, 7 या फिर 8 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। नॉन मेटल्स की आखिरी शेल में 4, 5, 6, 7 या फिर 8 इलेक्ट्रॉन आपको मिलते हैं नॉर्मली। 2 नॉन मेटल ऐसी है जिनकी आखिरी शेल में इतने इलेक्ट्रॉन नहीं होते, वो है हाइड्रोजन और हीलियम। क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 और 2 होता है, तो इनकी आखिरी शेल आप या वैलेंस शेल जो एक ही शेल होती है इनकी, तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में और हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन। तो इनमें 4, 5, 6, 7 या 8 इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते। ठीक है, उसके बाद अबंडेंस की बात करते हैं आप, तो ऑक्सीजन है, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, ये आपकी ऑर्डर चलता है। जो ऑक्सीजन और सिलिकॉन है वो अर्थ क्रस्ट के मोस्ट अबंडेंट आपके एलिमेंट्स है दोनों। ठीक है, अगर आप बात करते हैं ओशन के कौन से हैं, ओशन के 2 मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन से हैं, तो आपका होते हैं हाइड्रोजन और सिलिकॉन, सॉरी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद बारी आती है मेटलॉइड्स की। मेटलॉइड्स क्या होते हैं कि वे एलिमेंट जिनके अंदर मेटल्स और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती है। ऐसे एलिमेंट जो मेटल्स और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, वो एलिमेंट को आप क्या बोलते हैं? मेटलॉइड। तो बोरोन है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ट्रोलियम और पोलोनियम, ये आपके क्या है? मेटलॉइड है। ये सातों के नाम आपको याद होने चाहिए क्योंकि इसमें से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है पेपर में, तो आपको ये याद होने चाहिए। 3 से 4 बार क्वेश्चन आ रखा है इसमें आपके HU बेसिक एग्रीकल्चर 6 ईयर एंट्रेंस एग्जाम में, तो इसलिए आपको ये याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आज का आपका लेक्चर यहीं तक है। अगले लेक्चर में हम केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल और नॉन मेटल को डिस्कस करेंगे। तो अगर किसी को आज के लेक्चर में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, तो कमेंट करके पूछ सकता है, या फिर इंस्टा या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।